हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आपका केमिस्ट्री की एक और क्लास में स्वागत है। तो जो हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे क्लास 11 की केमिस्ट्री का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सो स्टार्ट करने से पहले एक बार आज की डेट लिख देते हैं। आज की डेट है 06/07/2024। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम जो है फर्स्ट चैप्टर वो कर रहे हैं और आज थर्ड क्लास है इसकी। तो कुछ भी नया स्टार्ट करने से पहले एक बार प्रीवियस क्लास में जो भी किया था उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो वापस से हमारे नोट्स पे आ जाते हैं। तो ये जो सेकंड जो डेट है उसमें हमने ये सारा काम किया था। देख लेते हैं इसे एक बार। एल्कलाई के बारे में डिस्कस किया था और ये बोला था कि एल्कलाई एक ऐसा केमिकल है जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। ये एसिड्स के संग कंबाइन करके सॉल्ट क्रिएट करता है और जो एसिड्स हैं उनको लेस एसिडिक बनाता है। बेस, एल्कलाई एक तरह से बेस ही है। एल्कलाइज हैव अ बिटर टेस्ट एंड टर्न सर्टन डाइज ब्लू। एल्कलाई का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है और साथ के साथ हमने रिलेट किया था कि जो एसिड्स होते हैं उनका टेस्ट जो होता है वो सोर होता है, खट्टा। बिटर यानी कड़वा। और वो सर्टेन डाइस को रेड क्रीक में कन्वर्ट कर देते हैं। लिटमस टेस्ट किया होगा आपने क्लास 9th या 10th में। इसके कुछ एग्जांपल्स थे: सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके। अब फिर हमने जो सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड, इनके फॉर्मूलेस की बात की थी। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हमने याद किया था H2SO4 और नाइट्रिक एसिड का था HNO3। फिर हमने कुछ एलिमेंट्स के सिंबल की भी बात की थी, जैसे कॉपर का था Cu, टिन का था Sn, जिंक का था Zn, आयरन का Fe और लेड का Pb। अब इसमें हमने एक और चीज़ नोटिस की थी कि जैसे आप भी नोटिस कर रहे होंगे जितने भी हमने एलिमेंट्स के सिंबल लिखे हैं, इसमें जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, बट जो सेकंड लेटर है वो लोअर केस में स्मॉल है। ये ऑब्जर्वेशन का पॉइंट था कि देन इसके अलावा हमने कुछ ऑक्साइड्स डिस्कस किए थे कॉपर के, जिसमें कि क्यूप्रिक ऑक्साइड और क्यूप्रस ऑक्साइड था। क्यूप्रिक ऑक्साइड ऑक्साइड हमारा CuO था और कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड था हमारा Cu2O। टिन के ऑक्साइड्स की बात की थी और हमने इसको रिलेट किया था कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से, कि जैसे कार्बन के दो ऑक्साइड्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, वैसे ही टिन के भी दो ऑक्साइड्स हैं, टिन मोनोऑक्साइड और टिन डाइऑक्साइड। अब इनके कुछ पॉपुलर नेम्स भी हैं। टिन मोनोऑक्साइड का है स्टेनस ऑक्साइड, टिन डाइऑक्साइड का है स्टैनिक ऑक्साइड। ठीक है, ये धीरे धीरे करके सब याद हो जाएगा अगर आप जो नोट्स हैं उनको बार बार गो थ्रू करोगे। और ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, जिंक में हमने एक ही पढ़ा है जिंक ऑक्साइड। और साथ के साथ हमने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखी थी कि जैसे जो ऑक्सीजन एटम है उसकी जो वैलेंसी है वो 2 है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वैलेंसी की बात हम क्यों कर रहे हैं। वैलेंसी आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, और अगर आपको वैलेंसी पता होती है, जो पॉजिटिव आयन है और जो नेगेटिव आयन है उसका, तो उनके कॉम्बिनेशन से जो नया कंपाउंड बनता है उसका फॉर्मूला निकालना इजी हो जाता है। और मैंने ये मेंशन भी किया हुआ है कि ये टॉपिक ऑफ क्लास 9th, तो उम्मीद है आपने देख लिया होगा कि जो वैलेंसी है कॉपर, टिन और जिंक की। और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क दिया गया था, ये प्रीवियस क्लास का है। ठीक है। इसके अलावा जो फॉर्मूला है पोटेशियम नाइट्रेट का उसकी बात की थी कि NO3। और रिकॉल करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट को सॉल्ट पीटर भी कहते हैं। और इसका सबसे जो फेमस यूज़ क्या है, गन पाउडर इन एक्सप्लोजिव्स, फर्टिलाइज़र की फॉर्म में। ठीक है। और जो ना एक ये भी हमने रिकॉल किया था, रिकॉल कर रहे हैं सब, नाइट्रेट आयन की वैलेंसी जो होती है वो 1 होती है। फिर इसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट बात की थी कि भाई अगर प्रोपोनेंट ऑफ एटॉमिक थ्योरी बोलो तो वो कोई और है, और अगर फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी बोलो
तो वो कोई और है। फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी है जॉन डाल्टन। अब प्रोपोनेंट ऑफ एटॉमिक थ्योरी अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो वो है आचार्य कंदा, या फिर उनका दूसरा नाम जो है वो है कश्यप। और एक जो एटम से रिलेटेड उन्होंने हिंदी में जो वर्ड बताया था वो था परमाणु, एक हमने उसकी बात भी की थी, परमाणु। देन उसके बाद चरक संहिता की बात की गई थी। तो चरक संहिता से रिलेटेड डायरेक्ट नहीं आएगा, इनडायरेक्ट आ सकता है, क्योंकि अभी जो यूटी होने हैं ना स्कूल्स के पास उतना ज़्यादा कंटेंट नहीं है कि क्या क्या पूछें, तो इसमें आपका ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि जो देख के लगता है अरे ऐसे क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते। हाँ, एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते लेकिन फाइनल्स में। लेकिन जब कंटेंट की कमी है तो कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा ना, ताकि वो बच्चे भी कुछ कर पाएँ जो न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए ये है। तो एक आयुर्वेदिक एपिक की बात हुई थी जिसमें डिस्क्राइब किया गया है द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, और उसका नाम था चरक संहिता। बस इतना याद रखना, चरक संहिता, उसमें डिस्क्राइब किया गया है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, और उसको एक तरह से आयुर्वेदिक एपिक भी कह रहे हैं। देन उसके अलावा हमारे दो क्वेश्चंस थे। दो क्वेश्चंस क्या थे? नेम टू बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल जो हैं वो दो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ऑफ मैटर। इसके अलावा बात की गई थी नेम द बेसिक और स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। अब भाई इतना तो हमें भी पता है कि अगर क्या कहते हैं एटम और मॉलिक्यूल की बात होगी तो एटम स्मॉलर है उससे और स्मॉलेस्ट है, अभी जो हमने सीखा है उसके अकॉर्डिंग। तो एटम इज़ द बेसिक और स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। तो ये सब तो इसके साथ हमारा फिनिश हो गया था कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशियंट इंडिया इन द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद एक टॉपिक आया था इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ये टोटल हाफ पेज का टॉपिक था बुक में, एनसीईआरटी में। तो उस हमने चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले थे। वो क्या थे? एक तो उन दो मेडिसिन के नेम जो कि कैंसर थेरेपी में इफ़ेक्टिव हैं, सिस्प्लैटिन और टैक्सोल। इसके अलावा बात की थी जो मेडिसिन एड्स पेशेंट्स को दी जाती हैं, AZT, एजिडोथायमाइडिन। इसके अलावा CFC की फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और एक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओजोन डिप्लीशन के लिए। और यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे भी बन गया, देखो ओजोन जो है एटमॉस्फेयर के कौन सी लेयर में, तो वो है स्ट्रेटोस्फेयर। ग्रीन हाउस गैसेस की बात की थी। ग्रीन हाउस गैसेस में हमने दो गैसेस की बात की थी, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके साथ ही भाई हमारा रिवीजन तो हो गया पूरा। रिवीजन पूरा हो गया तो अब करते हैं नया टॉपिक। ठीक है, तो नया टॉपिक हमने क्या छोड़ा था? बुक पे आ जाते हैं वापस। पे आ गए हम। तो बुक पे अब हम जाते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पे। तो ये हमने लास्ट करके छोड़ा था। तो अब बनता है हमारा कायदे से ये अगला, नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर में इन्होंने क्या क्या बात की है? स्टेट्स ऑफ मैटर की बात की एक। इसके अलावा कुछ किया इन्होंने बात, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात की है, स्टेट ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। एंड देन उसके बाद कुछ और बात की है? नहीं, उसके बाद कुछ और ख़ास बात इन्होंने नहीं की है। तो पहले मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप क्लास 9 की साइंस की बुक देखेंगे तो फर्स्ट जो सेकंड और जो थर्ड फोर्थ चैप्टर्स है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। और वहाँ पे जो चीज़ें एकदम एक्सपैंड करके दी गई थी वो यहाँ पे थोड़ी शॉर्ट कर दी गई हैं, और उस सबको चैप्टर नंबर 1 में डाल दिया गया है। तो चलो हम अपने नोट्स बनाने पे आते हैं, है ना? क्योंकि जब एग्ज़ाम होंगे तो हम सारी की सारी बुक तो रीड करने नहीं बैठेंगे ना। तो वापस से हम नोटबुक पे आ जाते हैं नोट्स बनाने के लिए। आ गए भाई हम वापस। तो सबसे पहले तो हम हेडिंग लिख लेते हैं जो है ना नए सेक्शन की। नया सेक्शन है हमारा 1.2, और उसका नेम दिया इन्होंने नेचर ऑफ मैटर। ये नेम दिया इन्होंने। क्या बोला मैंने? नेचर ऑफ
मैटर, ये इन्होंने नेम दिया है इसको। अब नेचर ऑफ मैटर में इन्होंने क्या बात की है, क्या बात करने से पहले हमें ये क्लियर होता है ये जो मैटर वर्ड जो यूज़ हो रहा है इसका मीनिंग क्या है। तो मैं इसको ना क्वेश्चन के फॉर्म में लिखता हूँ, क्यों क्वेश्चन की फॉर्म में माइंड ज़्यादा लंबे टाइम तक चीज़ों को याद रखता है। तो क्वेश्चन की फॉर्म में मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ और मैं पूछ लेता हूँ व्हाट इज़ मैटर, कि भाई मैटर है क्या। तो अब हम इसके आंसर पे आते हैं कि भाई मैटर है क्या। सिंपल लेमैन की लैंग्वेज में अगर बोले ना, तो कोई भी चीज़ जो वही जगह या स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसका मास है, वो मैटर है। और वही लेमैन की लैंग्वेज में हम यहाँ भी लिखेंगे, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड occupies space is called matter। मैटर फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं इसका डेली लाइफ से। बुक भी है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, उसका मास भी है। पेन है, पेंसिल है, और एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें। अब ये तो था हमारा 1.2। अब 1.2 के अंदर एक सब हेडिंग है, जो सब हेडिंग है वो है 1.2.1 स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर है उस सब हेडिंग का नेम। अब जैसे कि हम हमेशा करते ही हैं, किसी भी हेडिंग में जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं, रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं, तो हम पहले अपने ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं, ताकि एट द एंड ऑफ द सेक्शन हमें पता चले कि भाई हमारा वो ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफ़िल हुआ या नहीं, हमको जो चीज़ याद करनी थी, समझनी थी, वो हमने याद की या समझी या नहीं। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। ऑब्जेक्टिव हमारा है यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स of the three states ऑफ मैटर। जो थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर है उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ कह लो आप, या स्पेशल उनसे रिलेटेड ऑब्जर्वेशन है वो कह लो आप, वो क्या है। अब जो थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो ये आपने क्लास 9th में देखा ही है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है। और मैटर भी जो है ना हमारा, जो मैटर है वो इन तीनों की तीनों फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। तो उसी चीज़ को एक बार पॉइंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट्स विच सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सो ये थ्री हैं। और ये जो आप ये देख रहे हो ना, VI Z एंड देन डॉट, इसको विज भी बोलते हैं, या फिर कोई कोई इसको रीड आउट करते हैं नेमली। तो ये क्या हो जाएगी स्टेटमेंट, कि मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट्स नेमली सॉलिड, लिक्विड
एंड गैसेस। अब नेक्स्ट है हमारा, हम ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव्स है ना, ऑब्जेक्टिव्स नहीं, ऑब्जेक्टिव था कि हम एक्सप्लेन कर पाएँ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अगेन हम इससे रिलेटेड भी इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लेंगे और क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हम इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो जी हमारा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। ये हमारा क्वेश्चन की फॉर्म में हमने इसे फ्रेम कर लिया। अब इसका आंसर लिख लेते हैं। और इतना तो भाई छोटी क्लासों में हम काफ़ी बार इस तरीके से आंसर लिख चुके हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस हम क्या करते हैं, जो हमारा पेज है उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। अब एक एक करके हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जी सॉलिड के बारे में सबसे पहले तो हमें ये पता है कि भाई उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। इसको हम लिक्विड से रिलेट करके समझने की कोशिश करेंगे कि सॉरी गैसेस से, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड का भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है। और जो हमारे गैसेस हैं उनका ना डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। दे डोंट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। आप गैसेस को किसी भी कंटेनर में रख दो, वो पूरे कंटेनर में जितना स्पेस होगा ना उससे पूरा का पूरा फैल जाएंगे। क्या होगा कि जो गैसेस हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, या मॉलिक्यूल से कहना सही रहेगा, वो उनको मूवमेंट की बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, जिसकी वजह से ना उनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं है। वेयर एज लिक्विड एंड सॉलिड्स में ऐसा नहीं है, उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम है, क्योंकि जो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी फोर्स से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सॉलिड में ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, लिक्विड में थोड़ा कम है, और गैसेस में इतना वीक है कि वो उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम हो ही नहीं पाता। जिस भी कंटेनर में आप गैस को रखोगे, किसी भी गैस को, वो उसका पूरा का पूरा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो ये था, हमने सॉलिड लिक्विड हमारे एक साइड और गैस हमारी एक साइड, किस मामले में, डेफिनेट वॉल्यूम के मामले में। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। सॉलिड के केस में दे हैव अ डेफिनेट शेप। सॉलिड्स की जो शेप है वो डेफिनेट होती है। इसको हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे लिक्विड से। लिक्विड्स के केस में क्या है, दे डोंट हैव अ डेफिनेट शेप। लिक्विड्स की कोई डेफिनेट शेप नहीं है, उनको जिस भी कंटेनर में आप डालोगे वो उसकी शेप ले लेते हैं। जैसे वाटर है, वाटर लिक्विड है, जब मैं उसको ग्लास में डालूंगा वो ग्लास की शेप ले लेगा, जब मैं उसको कटोरी में डालूंगा तो वो उसकी शेप ले लेगा, जिस भी मैं कंटेनर में उसके डालूंगा वो उसकी शेप ले लेगा। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ इस पॉइंट में। दे टेक
द शेप ऑफ द कंटेनर in which they are placed। और जो सिमिलर केस होता है वो गैसेस के साथ भी होता है। थोड़ा स्पेस क्रिएट कर देते हैं, स्पेस देना भूल गए कि एक लाइन नीचे से। अब ठीक है। हाँ, तो गैसेस के केस में भी उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होते हैं। दे ये क्या करते हैं कि जो स्पेस होता है कंटेनर में उसको पूरे तरीके से फिल कर देते हैं। ठीक है, लिक्विड में तो उतना ही फिल करेंगे जितने तक लिक्विड पहुंच पा रहा है, बट गैसेस में ऐसा नहीं। गैसेस तो पूरे पूरे कंटेनर को ही फिल कर देती हैं। दे डोंट हैव अ डेफिनेट शेप। दे completely occupy the space in the container in which they are placed। तो हमारा ये सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया किसमें? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बीच में। और ये अब ये थर्ड लास्ट पॉइंट है हमारा। थर्ड जो लास्ट पॉइंट है उसमें हम एग्जांपल्स थोड़ा मेंशन कर देंगे हर एक जो कैटेगरी ऑफ मैटर है उसके बारे में। तीसरे में आ गया हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल स्टोन हो गया, ब्रिक हो गई, पेंसिल हो गई, और ऐसे ही एसेट्रा। अब अगर मैं लिक्विड की बात करूँ तो लिक्विड के एग्जांपल में क्या क्या आएगा? वाटर तो सबको पता ही है ना? वाटर। पेट्रोल भी सबको पता ही है, रेट्स जो इतने हाई जा रहे हैं, डीजल एक्सेट्रा। अब अगर हम गैसेस की बात करें तो आज हमने एक गैस की तो बात की है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और एक्सेट्रा। ठीक है, तो एक बार देख लिया हमने क्या क्या किया आज हमने। अभी तक हमने क्या किया? हमने सेक्शन 1.2 नेचर ऑफ मैटर स्टार्ट कर दिया। हमने डिस्कस किया कि मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका मास है। देन हमने जो उसका सब सेक्शन था स्टेट्स ऑफ मैटर वो स्टार्ट किया। और वो जो सब सेक्शन था उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर बताऊँ कि उनके बीच में खासियत खास बात क्या है। तो वो हमने 3 पॉइंट्स में उसको लिख दिया, जिसमें पहला था डेफिनेट वॉल्यूम से रिलेटेड, दूसरा था डेफिनेट शेप से रिलेटेड, और तीसरा था जो भी उससे रिलेटेड एग्जाम्पल से उसका। ठीक है, अब इस पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ये पता चल जाए कि भाई हाँ भाई ये यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ओके, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड ही है कि ये जो थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होता है ना, ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। मतलब मैं सॉलिड से लिक्विड बना सकता हूँ, लिक्विड से गैस बना सकता हूँ, है ना? तो वही वाला पॉइंट बस हमने इसमें याद
तो नहीं कहूँगा, मैंने रिकॉल करने की कहा कहूँगा कि हमने रिकॉल किया है, क्योंकि ये तो सबको लगभग पता ही है। आइस सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल बाय changing the conditions of temperature and प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को आपस में इंटरकन्वर्टिबल बना सकते हैं। तो मैं इससे रिलेटेड एक छोटा सा ये बना देता हूँ कि भाई जब सॉलिड को हीट किया तो वो बना लिक्विड, और जी जब लिक्विड को हीट किया तो वो बन गया गैस। ठीक है। जब गैस को ठंडा किया तो वो बन गया लिक्विड, और जब लिक्विड को ठंडा किया तो वो बन गया सॉलिड। अब ऐसे ना एक एग्जांपल सोचते हैं कि ऐसा कोई क्या एग्जांपल है कि जिसमें मैं जो सब्सटेंस है उसको लिक्विड में ना कन्वर्ट पर कर पाऊँ सॉलिड से। आप लोग सोचो, तब तक मैं इसका एक क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूँ। तब तक आप सोचो कि क्या हो सकता है ऐसा। कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैटर विच डजेंट change from solid to liquid on हीटिंग। तो भैया जिन्होंने सोच लिया बढ़िया है, अपना जो भी आपका हिसाब से इसका एग्जांपल है कमेंट पे लिख देना। बाकी मेरी साइड से तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो है वुड। वुड को आप सॉलिड से लिक्विड में क्या कन्वर्ट कर पाओगे? पॉसिबल नहीं है भाई। कैसे करोगे? और कोई तरीका है करने का तो भाई मुझे भी बताना। ठीक है। फॉसिल्स एक तरह से कह सकते हैं जो फॉसिल फ्यूल है कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, बट देन वो जो प्रोसेस हो रहा है ना वो नेचुरल तरीके से हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम अननेचुरल तरीके की बात करेंगे, क्या आप वुड से फॉसिल फ्यूल बना लोगे जो लिक्विड वाला होता है? लिक्विड वाला तो नहीं हो पाएगा भाई, है ना, क्योंकि जो पेट्रोलियम भी है तो वो तो एनिमल से ही बना है। चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। तो ये हमने 1.2.1 किया था। अब बारी है 1.2.2 की, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अभी हमने क्या किया था, फिर से एक बार धीरे धीरे करके आ रहे हैं रिकॉल करते हुए। 1.2 कर रहे हैं नेचर ऑफ मैटर। 1.2 के अंदर हमने बात की स्टेट्स ऑफ मैटर की, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर उनके बारे में बात किया। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं। स्टेट्स का काम हो गया, जो स्टेट्स ऑफ मैटर थी थ्री उनका काम हो गया। अब बारी है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। तो ये एक नया सबसेक्शन है अंडर नेचर ऑफ मैटर्स, नेचर ऑफ मैटर। तो भैया लिख लेते हैं सबसे पहले 1.2.2
क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैंने क्या बोला, मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो अभी जो सब सेक्शन है, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब हम इसको पढ़ लें तो हमें क्या चीज़ आ जानी चाहिए। तो हम इस लायक हो जाएं, एबल टू क्लासीफाई डिफरेंट substances into elements, compounds and मिक्सचर्स। हम तीन कैटेगरी हैं, कौन कौन सी? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। हम जो मैटर है इसको इन तीन कैटेगरी में डिवाइड कर पाए। अब ये भी जो चीज़ें हैं ये भी क्लास नाइन्थ की है। हो सकता है जब मैं फिगर ड्रॉ करूँगा ना आपको शायद याद आ जाएगी, कहते अरे ऐसा कुछ तो था क्लास नाइन्थ में। तो भैया मैटर है, मैटर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कौन कौन सी? मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, मैटर जो है डिवाइडेड है मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में। लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, और जो मिक्सचर है वो दो कैटेगरी में सब डिवाइडेड है। कौन कौन से? होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, ये इस दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। तो मैं इनको बॉक्स में डाल देता हूँ। इसको भी बॉक्स में डाल दिया और ये यहाँ से कनेक्शन क्रिएट कर दिया। अब प्योर सब्सटेंस की बात करें, प्योर सब्सटेंसेस भी दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। एक तो है एलिमेंट्स और एक है कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, इसको भी मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। इसको भी मैं लाइन ड्रॉ ऐसे कर देता हूँ। ये लो भैया, हो गया। तो ये कहीं आपने क्लास नाइन्थ में देखा होगा, ऐसे ही बना हुआ है मेरे ख्याल से। चैप्टर 2 है या 3 है, उसके लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के आसपास ऐसे हैं। तो हम क्या करने वाले हैं आज इनके बारे में? तो भैया एक तो प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स के बीच में डिफरेंशिएशन करेंगे। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर्स हैं उनके बीच में डिफरेंशिएशन करेंगे। लेकिन जो एलिमेंट है, कंपाउंड है, उनके बीच में जो पॉइंट वाइज डिफरेंशिएशन है वो करने के बजाय उनके बीच के डिफरेंस को समझेंगे। ठीक है, क्या कहा मैंने? उनके बीच के डिफरेंस को समझेंगे। तो आ जाते हैं हमारे जो क्वेश्चन है उस पे। तो क्वेश्चन की फॉर्म में लिखूँ मैं इसको तो वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है, राइट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन between
मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस। एक बार मैं फिर से बता दूं कि हम ऐसे करके क्यों इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, क्योंकि जो ब्रेन है ना, उसका चीज़ों को याद करने का एक तरीका होता है। अगर इसको हम सिंपल पॉइंट्स की फॉर्म में लिख देते हैं तो याद करना उतना आसान नहीं होता, जब तक कि आपकी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग है, जो बहुत कम की होती है। लेकिन अगर हम उनके बीच में एक रीजनिंग बैठा पाएँ जो लॉजिकली फिट हो, तो उसको याद करना आसान है। तो हम प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स के बीच में डिफरेंशिएशन जो है वो करते हैं। तो एक तो है हमारा प्योर सब्सटेंसेस और एक है हमारा मिक्सचर्स। तो चलो इनके बीच में डिफरेंशिएशन करते हैं। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर वन में ये है कि जो प्योर सब्सटेंस है, जो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो सेम होते हैं इन केमिकल नेचर। जब मैं बोल रहा हूँ केमिकल नेचर, तो मतलब एक तरह से वो सेम ही है। भाई प्योर जैसे वर्ड का पता चल रहा है कि उसमें कोई मिलावट नहीं है, इसलिए वो उसको प्योर सब्सटेंस कह रहे हैं। तो इन्होंने जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें बस ये लिख दिया कि आर सेम इन केमिकल नेचर, ये लिख दिया हमने। तो मैं इसको लिख देता हूँ, इन आ प्योर सब्सटेंस ऑल constituent particles are same in chemical nature। अब मिक्सचर में क्या है, जैसे नेम पता चल रहा है मिक्सचर, क्योंकि कुछ चीज़ मिक्स की हुई है। और जब भी चीज़ें मिक्स की जाती हैं वो दो या दो से ज़्यादा की जाती है, तभी तो वो मिक्सचर कहलाएगा। अगर एक ही चीज़ है तो वो प्योर सब्सटेंस बन जाएगा। तो इससे रिलेटेड हमारा मिक्सचर का पॉइंट जो आ गया वो आ गया आ मिक्सचर contains particles of two or more pure substances। अब पहले तो हमने बोला कि प्योर सब्सटेंस में एक ही नेचर के पार्टिकल होते हैं, ठीक है। अब उसको फिक्स्ड कंपोजिशन के फॉर्म में बोल दिया कि जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं ऑफ प्योर सब्सटेंस, उसका फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ले रहे हो प्योर वाटर है, H2O होता है। अब H2O में कितना हाइड्रोजन है और कितना ऑक्सीजन है, अगर मैं उसका रेशियो निकालूं, ठीक है, तो वो सेम ही रहेगा कि 2:1, अगर एटम्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, है ना। और अगर वेट के हिसाब से बोल रहे हैं तो वो अलग होगा, बट वो भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो उसी से रिलेटेड एक पॉइंट लिख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर substances have fixed composition। उनका कंपोजिशन जो है वो फिक्स्ड रहता है, और एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। अब उसके अलावा अब ऐसे ही सिमिलर हमें बताना है
मिक्सचर्स के केस में। अब इसमें क्या है कि कॉन्स्टेंट प्योर सब्सटेंसेस ऑफ अ मिक्सचर वो किसी भी रेशियो में हो सकते हैं। किसी भी रेशियो में क्यों? मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि शुगर और वाटर का मिक्सचर है, बनाना है, तो कोई 1 चम्मच शुगर मिला के बना देगा, कोई 2 चम्मच शुगर बना के मिला के बना देगा, कोई उससे ज़्यादा भी ले सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के हो क्या रहा है, हम बोल तो उसको शुगर और वाटर का मिक्सचर ही कह रहे हैं, बट ये है कि किसी में शुगर ज़्यादा है, किसी में शुगर कम है ना, किसी में उससे भी ज़्यादा है, तो रेशियो फिक्स नहीं है ना। जब रेशियो फिक्स नहीं है तो वो किसी भी रेशियो में हो सकता है, तो उसी से हमने पॉइंट बना दिया। कॉन्स्टिट्यूएंट प्योर substances of a mixture may be present in any रेशियो, वो किसी भी रेशियो में प्रेजेंट हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में हमने ये बोला है कि जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उनको आप फिज़िकल जो मेथड्स होते हैं सेपरेशन के, उनसे अलग नहीं कर सकते। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सॉल्ट पता है कैसे बनता है? जो सी वाटर होता है उसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखा जाता है काफ़ी टाइम तक, तो टाइम के साथ जो क्या होता है कि जो वाटर होता है वो एवेपरेट होके उड़ जाता है, और नीचे बचता क्या है, सॉल्ट। तो ये एक तरह से फिजिकल मेथड, ये हीट किया जा रहा है सनलाइट की मदद से, और सॉल्ट को अलग कर दिया जा रहा है वाटर से। तो लेकिन ये तो मिक्सचर है ना। बट अगर आप प्योर सब्सटेंस लो, कोई वाटर ले लो, अब बोलो वाटर के एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से अलग करके दिखाओ, कर लोगे? फिजिकल मेथड से तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो उसी चीज़ को पॉइंट की फॉर्म में लिख दिया है कि दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्योर substances cannot be separated by simple physical methods। सिंपल फिजिकल मेथड से आप उनको अलग नहीं कर सकते हो, लेकिन मिक्सचर के केस में क्या है कि आप सिंपल फिजिकल मेथड से उनको अलग कर सकते हो। तो इसी को हमने मिक्सचर के अंदर लिख दिया कैसे, दी कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी separated by using physical methods। और उस फिजिकल मेथड्स क्या हैं? वो फिजिकल मेथड्स हैं सच एज सिंपल हैंड पिकिंग, भाई हाथों से उठा के अलग कर दो। जैसे अगर मैं कोई इम्प्योरिटी हो वाटर में जो इजीली नेकेड आई से विजिबल हो, जिसको मैं पकड़ सकता हूँ, तो उसको तो मैं हैंड पिकिंग से ही अलग कर दूंगा ना।
फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन। ये क्रिस्टलाइजेशन वाला शायद आप 11th में एक्सपेरिमेंट करोगे। डिस्टिलेशन, आप डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये प्रोसेस डिटेल में क्या क्या है, क्योंकि उसकी अभी ज़रूरत है नहीं। अब फोर्थ पॉइंट हम रख देते हैं जो इसके कुछ एग्जांपल हैं। जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उनके एग्जांपल है कि मान लो अगर मैंने खाली कॉपर ले लिया, सिर्फ कॉपर, तो वो प्योर सब्सटेंस है। अगर मैंने सिर्फ सिल्वर ले लिया तो वो प्योर सब्सटेंस है। गोल्ड ले लिया खाली, जो टोटली प्योर है, तो वो प्योर ही है भाई। वाटर प्योर है अगर उसमें बस वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। और वैसे ही ग्लूकोज की भी बात की जा रही है। ग्लूकोज क्या हुआ? C6H12O6। ठीक। अब जब हम बात करते हैं मिक्सचर्स की, तो मिक्सचर्स के केस में हमारे एग्जांपल आते हैं शुगर सॉल्यूशन के, एयर की बात होती है, क्योंकि एयर जो है, जब मैं एयर बोल रहा हूँ उसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, काफ़ी सारी गैसेस हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, दोनों को मिला दो, है ना, तो ये भी मिक्सचर बन गया। अब एक ना वर्ड बहुत इस्तेमाल किया जाता है केमिस्ट्री में, कंपोजिशन। ये कंपोजिशन का मतलब क्या है? तो अभी हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि कंपोजिशन का मतलब क्या है। और अगेन हम अपनी सेम टेक्निक ही यूज़ करेंगे, जो हमारी टेक्निक है, और वो क्या है भैया? वो है कि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जितना कर सको उतना अच्छा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिशन? कंपोजिशन का मीनिंग क्या है? आंसर लिखने से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है कि जो कोई भी केमिकल सब्सटेंस है उसमें जो अरेंजमेंट होता है, जो एटम्स का किसी भी केमिकल सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में, तो जो अरेंजमेंट टाइप एंड रेशियो होता है एटम्स का, वो एक पर्टिकुलर वे में होता है। पर्टिकुलर वे में मतलब हम वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। वाटर एक केमिकल कंपाउंड है ना, जो कि इसका ये फॉर्मूला है H2O। H बोले तो हाइड्रोजन, O बोले तो ऑक्सीजन। अब ये एक डेफिनेट रेशियो में भाई उसमें प्रेजेंट, तो वही कंपोजिशन जो है उनका वो डेफिनेट है, यानी रेशियो ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स वो फिक्स है। कि अगर दो एटम्स हाइड्रोजन के होंगे तो वन एटम ऑक्सीजन का होगा, यानी 2:1। ठीक है, तो उसी चीज़ को ज़रा अच्छे से ब्यूटीफाई करके लिख देते हैं। केमिकल composition refers to the arrangement, type and ratio of atoms in molecules of chemical substances। क्या बता रहा है? केमिकल कंपोजिशन जो अरेंजमेंट है, टाइप है और रेशियो है एटम्स का, जो मॉलिक्यूल है केमिकल सब्सटेंसेस, उसके बारे में बता रहा है।
आगे इसका एग्जांपल जो हमने वाटर वाला दिया, फॉर एग्जांपल वाटर इज अ केमिकल कंपाउंड। वाटर एक केमिकल कंपाउंड है जो कि बना है मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स। और वो दो एलिमेंट कौन से हैं? हाइड्रोजन, जिसको हम कैपिटल एच से दिखाते हैं, एंड ऑक्सीजन, जिसको हम कैपिटल ओ से दिखाते हैं, इन अ डेफिनेट रेशियो। तो ये तो हम बात कर ली कि भैया जो मैटर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। दो पार्ट्स क्या क्या हैं? प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर्स, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। बट अब उसके बाद प्योर सब्सटेंसेस के अंडर दो थे, नॉट प्योर सब्सटेंसेस। अभी हम पहले बात कर लेते हैं मिक्सचर्स की। मिक्सचर्स के अंदर दो टाइप के मिक्सचर्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। तो हम इसकी बात करेंगे सबसे पहले, और ये क्लास थोड़ी लंबी होगी क्योंकि हमने स्टार्टिंग तो पिक कर लिया है स्लो, बट इतने से काम नहीं बनने वाला है। हम एटलीस्ट आज इसको तो ख़त्म कर ही देंगे। इसको आज हम ख़त्म कर ही देंगे। ओके, सो अब हमारे बस 4 मोर क्वेश्चंस रह गए हैं। एक बार हम वो क्वेश्चंस कर लेंगे तो हमारा जो 1.2 है नेचर ऑफ मैटर चैप्टर नंबर 1 में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उन दो क्वेश्चंस को भी एक बार देख लेते हैं। एक सेकेंड। ओके, सो वो दो क्वेश्चंस है क्या? जैसा कि हमने ऊपर में देख लिया था कि ये जो मैटर है इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंसेस। तो हमें इनके अंडर जो सब कैटेगरीज हैं, जैसे मिक्सचर्स के अंडर है होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, तो इनके बीच में भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। और जो प्योर सब्सटेंसेस हैं इनके अंडर हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, तो इनके बीच में भी हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यही हमारे उन चार में से दो क्वेश्चन तो यही हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैं जैसे कि हर बार करता ही हूँ, उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे ताकि जो डिफरेंशिएशन है उसको आप इजीली लर्न कर पाओ। तो अगर मैं इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखूँ, ओके, 1 सेकेंड। ओके, सो अगर मैं इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखूँ तो क्वेश्चन हमारा बनेगा डिफरेंशिएट बिटवीन, क्या बोला मैंने, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब हम लिखते हैं इसका आंसर। आंसर में जैसे हमने पहले भी डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन में किया कि दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देंगे। एक जगह पे लिख दूंगा मैं होमोजीनियस मिक्सचर, एक जगह पे लिख दूंगा मैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर,
अब मैं इनके बीच में डिफरेंशिएशन करूँगा। तो डिफरेंशिएशन में हमने 3 पॉइंट्स रखे हैं, तो उन 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन को देख लेते हैं। नंबर 1, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि इसमें जो मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कम्प्लीटली एक दूसरे के साथ मिक्स कर जाते हैं। ठीक है, तो होमो से याद रखो कि मिक्स हो जाते हैं, होमो मिक्स हो जाते हैं, हेट्रो मिक्स नहीं होते हैं। वैसे ऐसे नहीं कि होमो का मतलब है कि मिक्स हो जाते हैं, बट ये है कि याद रखने के लिए, ताकि आप गड़बड़ ना करो। मैं लिख देता हूँ, इन सच अ मिक्सचर द कंपोनेंट्स completely mix with ईच अदर। जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ टोटली मिक्स हो जाते हैं और हेट्रो में मिक्स नहीं होते हैं। इन सच अ मिक्सचर समटाइम्स different components are विजिबल। अब इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ आपके माइंड में ऑलरेडी एक एक एग्जाम्पल आ गया होगा, है ना? लेकिन वो एग्जाम्पल रखेंगे हम थर्ड पॉइंट, अभी सेकंड पॉइंट पे फोकस कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन जो है ना, उन्होंने इस बेसिस पे किया है कि जो कंपोनेंट्स हैं वो पूरे के पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या नहीं होते हैं। यूनिफॉर्मली मतलब कि मान लो अगर मैं एक छोटा सैंपल लेता हूँ उस मिक्सचर में से, तो उसके अगर मैं 10 सैंपल भी लेता हूँ ना, उसमें अगर ए कंपोनेंट एक पर्टिकुलर रेशियो में है और बी कंपोनेंट दूसरा पर्टिकुलर रेशियो में, तो उन 10 के 10 सैंपल्स में वैल्यूज़ सेम आएंगी उनकी रेशियो की। तो वो है, तो इसको हम लिख देते हैं, पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो पार्टिकल्स हैं कंपोनेंट्स के मिक्सचर में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसमें ठीक उसका उल्टा होता है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं रहता है। अब ध्यान दो, इसमें वर्ड आया है कंपोजिशन। कंपोजिशन इसमें वर्ड आया, और इसके बारे में हमने कहाँ बात की थी? हमने इसके बारे में बात की थी यहाँ पे, प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, कि कंपोजिशन क्या होता है, तो इसको एक बार फिर रीड कर लेना। ओके, अब हमारा थर्ड पॉइंट जो है उसमें हम एग्जाम्पल्स लिखेंगे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। होमोजीनियस मतलब अच्छे से मिल जाए, यानी क्या हो सकता है? शुगर सोल्यूशन हो सकता है, एयर हो सकती है। एयर क्यों बोला मैंने? क्योंकि एयर में होता है आपका काफ़ी सारी गैसेस जो होती हैं वो मिली होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। शुगर सोल्यूशन एंड एयर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का जो एग्ज़ाम्पल होगा वो हम ले सकते हैं, जैसे मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। अब सॉल्ट सॉलिड है,
शुगर सॉलिड है, हम उसको पानी में नहीं मिला रहे हैं, सॉल्ट और शुगर को एक साथ मिला रहे हैं, तो वो तो सॉलिड में ही रहेंगे ना, है ना। अब इस वजह से ये एग्जांपल आ जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। और कोई एग्जांपल, अगर हम ग्रेन्स एंड पल्सेस को मिला दें अलॉन्ग विथ स्टोन, तो इसमें हर एक चीज़ तो अलग अलग ही रहेगी ना, आपको दिखेगी, आप उसे सेपरेट भी कर सकते हैं, अलॉन्ग विथ स्टोन्स। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। ये डिफरेंशिएशन हमने कर लिया अब होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बीच में। अब हमारे 3 और क्वेश्चन रह गए हैं, फिर हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम क्या न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करेंगे। अब जो नेक्स्ट जो दो क्वेश्चन हैं वो बेस्ड हैं एलिमेंट और कंपाउंड पे। याद करो कि जो प्योर सब्सटेंसेस थे वो फर्दर दो कैटेगरीज में सब डिवाइडेड थे, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। सो एलिमेंट्स क्या हैं, उसके कुछ एग्जांपल, कंपाउंड क्या हैं, उसके कुछ एग्जांपल, और नेक्स्ट टू क्वेश्चंस यही हैं। तो इसको पहले लिख लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एलिमेंट। जो एलिमेंट टर्म है उससे आप क्या समझते हैं। गिव अ फ्यू एग्जांपल्स, इसके कुछ एग्जांपल्स दो। तो एलिमेंट जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में सबसे पहले पीरियोडिक टेबल आया होगा, अगर आपको याद है, आपने आई थिंक 9th या 10th में देखी होगी। तो एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि एलिमेंट जो बनता है उसमें खाली वन टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। अब जो ये एलिमेंट है ये या तो एटम की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है या मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल सोडियम का एटम Na होता है, बट सोडियम तो सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। कॉपर का एटम जो होता है उसको हम, या जो एलिमेंट है उसका जो सिंबल होता है वो Cu होता है। अब कॉपर एज एन एटम भी एग्जिस्ट करता है एंड एज अ मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करता है। मॉलिक्यूल मतलब कि मॉलिक्यूल भी दो टाइप के होते हैं, एक वो जिसमें एक ही टाइप के एटम्स मिल जाएं, दो या दो से ज़्यादा, और एक मॉलिक्यूल वो भी होता है कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा अलग अलग तरीके के एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, एक बार पहले इसको लिख लेते तब ज़्यादा क्लियर होगा इजीली। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच consists of only one type of atoms। जो हमने पहले ही बोला कि जो एलिमेंट है वो एक प्योर सब्सटेंस है जिसमें खाली वन टाइप के ही एटम्स होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको एक तरह से आप कीवर्ड्स की फॉर्म में भी ले सकते हो, ग्रुप ऑफ कीवर्ड, कि वन टाइप ऑफ एटम्स ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दीज पार्टिकल्स may exist as atoms और मॉलिक्यूल्स। कीवर्ड क्या ले लो कि एग्जिस्ट कर सकते हैं कैसे, एज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। और इसके फिर कुछ एग्जांपल,
सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, atoms are examples of elements in the फॉर्म ऑफ एटम्स। एटम्स की फॉर्म में कुछ एग्जांपल्स ये दिया, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी लिखेंगे हम कि क्या एग्जांपल्स हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एंड ऑक्सीजन गैसेस molecules are also example of एलिमेंट। ये भी जो है एलिमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो जो एलिमेंट के अलावा जो दूसरी सब कैटेगरी थी कंपाउंड, उससे रिलेटेड होगा। और वो क्या है? वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कंपाउंड। जो कंपाउंड जो टर्म है उससे आप क्या समझते हैं? गिव अ फ्यू एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स दो। तो कंपाउंड क्या है, इसको ऐसे याद करने की एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, हम ऐसे करके इसको करेंगे कि पहले तो एक जो कंपाउंड जो होता है वो एक मॉलिक्यूल होता है। याद रखना, एलिमेंट के केस में वो एटम भी हो सकता था, मॉलिक्यूल भी हो सकता था। बट कंपाउंड के केस में वो मॉलिक्यूल ही होगा, और मॉलिक्यूल भी कैसा होगा? याद करो, एलिमेंट के केस में जो मॉलिक्यूल था उससे दोनों एटम्स सेम थे, या दोनों तीनों जितने भी एटम्स वो सारे के सारे सेम थे। बट जो कंपाउंड है जो कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, वो दो या दो से ज़्यादा एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप से बना होगा, और उनका जो रेशियो होगा वो डेफिनेट होगा, फिक्स्ड होगा। जैसे वाटर है H2O, तो उसमें आपके दो एटम्स हाइड्रोजन के हो गए और वन एटम ऑक्सीजन का हो गया। ऐसा नहीं होगा कि कहीं और अगर आप वाटर पियोगे तो उसका मॉलिक्यूल डिफरेंट होगा, उसका कंपाउंड डिफरेंट होगा, ऐसा नहीं होगा। तो कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल मेड ऑफ टू और मोर atoms of different elements combined together in a definite ratio। और इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल वाटर H2O,
अमोनिया, NH3, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, शुगर, C12H12, O11, एक्सेट्रा। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि ने एक ही क्वेश्चन को ना दो डिफरेंट क्वेश्चन के फॉर्म में ब्रेक किया है, ताकि ये क्लियर हो कि क्वेश्चन किस डिफरेंट वे में आंसर तो सेम ही है बट क्वेश्चन किस डिफरेंट वे में आ सकता है। तो क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है कंपाउंड से, और उसमें ये बात की गई है कि जो कंपाउंड के जो एटम्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स, ना कि एटम्स ना बोले, हम एलिमेंट्स बोले, तो एलिमेंट्स में बोथ एटम्स और मॉलिक्यूल्स आ गए। तो जो कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट्स हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं फ्रॉम द कंपाउंड। जैसे, चलो ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर एग्जांपल की इसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन इस फॉर्म में, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल, explain with an example that the properties of a compound are different from those of its constituent elements। constituent, ओके गलत कलर ले लिया मैंने, कलर सही करता हूँ। constituent एलिमेंट्स। अब ये क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में कैसे आ सकता है? ये क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में कैसे आ सकता है? और ऐसे कुछ आ सकता है। क्वेश्चन होगा, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ऐसे करके लिख के बोल देगा, गिव जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। आपका येस और नो जो भी आंसर है उसके लिए जस्टिफिकेशन दो। गिव जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। तो अब आंसर लिखने से पहले आंसर डिस्कस कर लेते हैं। H2O, ये कंपाउंड है या एलिमेंट है? सोचो। जो लोग कह रहे हैं एलिमेंट है वो गलत है, और जो लोग बोल रहे हैं कंपाउंड है वो सही है। कंपाउंड क्यों है?
क्योंकि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो दो डिफरेंट एटम्स हो गए। तो जब दो डिफरेंट एटम्स होते हैं तो वो कंपाउंड होता है, और जब सिमिलर एटम्स होते हैं तो वो एलिमेंट होता है मॉलिक्यूल की कैटेगरी में। ठीक है। तो अब नोटिस करने वाली ये बात है कि जब हाइड्रोजन गैस से रिलेटेड हमने 10th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस जो होती है ना वो एक पॉप साउंड के संग चलती है, और वहीं जो ऑक्सीजन होता है अगर वो प्रेजेंट ना हो तो आग नहीं चलती, है ना। तो वो एक तरह से आप ये कह सकते हो सपोर्टर है फायर का। बहुत हाइड्रोजन पॉप की साउंड, आग लगती है उसमें हाइड्रोजन गैस में, और ऑक्सीजन गैस एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करती है उसको। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, जो वाटर का मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना है H2O, वो तो आग मुझाता है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो स्टेटमेंट है, द प्रॉपर्टीज और ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। वाटर का एग्जांपल देख लिया हमने, तो इसी यही यही रीजनिंग भी हम इसमें देंगे। तो शुरू करते हैं। यस, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं उससे जो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती हैं। और एग्जांपल लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर gases, whereas the compound formed by their combination, जो उनके कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनता है, दैट इज वाटर इज अ लिक्विड। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की फॉर्म में डिफ्रेंसिएशन आ गया कि भाई एक तो गैस है और एक लिक्विड है। ऑल्सो हाइड्रोजन burns with a pop sound, and oxygen is a supporter of combustion। ठीक है, बट इसको सही कर लेता हूँ मैं। combustion, but water is used as a fire extinguisher। वाटर जो है इसको फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज़ किया जाता है। तो आज के लिए रहेगा इतना ही। ये वाली क्लास थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि 1.2 ख़त्म करना था। आज थर्ड क्लास है केमिस्ट्री की, तो स्टार्टिंग के जो ज़्यादा अननेसेसरी टाइप के टॉपिक्स हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाइनल एग्ज़ाम, तो उनको जल्दी फिनिश करना था। यूटी के पर्सपेक्टिव से जो ये है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूटी में कंटेंट ही ज़्यादा नहीं होता। तो नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट है,
जो ऑलरेडी फिज़िक्स में चल रहा है, तो उसमें जो जो टॉपिक्स कवर नहीं कर रहे हैं, जो केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा दिया हुआ है उसको, तो वो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट केमिस्ट्री की क्लास में। और बाकी जिनको डिटेल में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट करना है, तो एक बार जो फिज़िक्स की वीडियो है वो भी देख लेना। आपको मैं ऊपर राइट कॉर्नर पे आई पे दिख जाएगा मेरे ख्याल से, नहीं तो मैं इसको एंड पे डाल दूँगा जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकें। और नोट्स का लिंक आपको पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं अब तक के। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।